हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। एलपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई नगर निगम बजट सत्र में आज जमकर हंगामा देखने को मिला। एक तरफ महापौर ने 838 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। भिलाई नगर निगम के अंतिम बजट सत्र में आज राजनीतिक गर्मी देखने को मिली। महापौर नीरज पाल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 838 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया। बजट पेश होने के दौरान आयुक्त राजीव पांडे ने एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि बुद्धि वाली बात होगी तो ही बैठूंगा। इस बयान का कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने विरोध किया और आयुक्त को हटाने की मांग उठाई। स्थिति इतनी बढ़ गई कि महापौर समेत सभी पार्षदों ने आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर भी किए। सदन में अफीम का मुद्दा भी गूंजा। बीजेपी पार्षद पीयूष मिश्रा ने शिक्षा उपकर की राशि को लेकर सवाल उठाते हुए इसे नियम विरुद्ध बताया और आर्थिक अपराध की श्रेणी का मामला बताया। महापौर जी उसका जवाब देना भाई, कौन कौन से उसमें कौन शामिल है तो साथ है। अगर उस भ्रष्टाचार में शामिल है तो उसका जवाब देंगे ना महापौर जी। माननीय महोदय, संसदीय दायरे में चर्चा होगी तो मैं यहाँ उपस्थित रह पाऊंगा, अन्यथा मुझे क्षमा करें। पहली बात तो ये है कि विशेष सभा है ये बजट के लिए, बात इस विषय में करना है और निजी एजेंडा कोई चलाए तो भगवान उनको क्षमा करें। ऐसा है भगवान अध्यक्ष महोदय, उसी के खिलाफ व्यक्तिगत बात किया जाए, व्यक्तिगत बात किया जाए, कोई व्यक्ति का जो चीजें आई है सामने नहीं दे पाए इसको लाया गया है और ये हमने सर्वसम्मति से पास किया। शासन को करना होगा करेगा, नहीं करने को नहीं करेगा, क्योंकि पूरे पार्षदों ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, आरोप लगाए गए। पहली बार अभी आयुक्त पद नाम का जिक्र किए हैं, इसलिए मुझे बात जोड़कर अपना पक्ष रखना होगा। शासन देखिए, बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे सभा में बढ़ चढ़कर चर्चा हो रही है, लेकिन थोड़ा सा बुद्धिपूर्वक चर्चा हो और संसदीय भिलाई के बहुचर्चित हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सभी 6 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने इसे हत्या नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या माना है। दुर्ग की पंचम अपर सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार कोसले की अदालत ने भिलाई के बहुचर्चित हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए सभी 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने मामले को धारा 302 की बजाय धारा 304 भाग 2 के तहत गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में रखा है। अदालत ने भूपेश देवास, ब्रिजेश उर्फ बीजू, हरीश कुमार घृतलहरे, समीर खान उर्फ अमन, अजय उर्फ अज्जू भदौरिया और पंकज कुमार लाउत्री को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह घटना 20 सितंबर 2022 की रात की है, जब अब्दुल गयासू उर्फ बाबा कुरैशी अपने साथियों के साथ जा रहे थे। इसी दौरान भगत सिंह चौक वैशाली नगर के पास विवाद हुआ और आरोपियों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अत्यधिक रक्तस्राव और गंभीर चोटों को मौत का कारण बताया गया। अदालत ने माना कि आरोपियों की मारपीट से मौत हुई, लेकिन हत्या का स्पष्ट इरादा साबित नहीं हुआ। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों की उम्र और पहली बार अपराध करने की बात को ध्यान में रखते हुए 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान रखा गया है। भिलाई की बेटी ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है।
एमबीबीएस स्टूडेंट अनुष्का सोन को फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2026 चुना गया है। अब वह राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। भिलाई की रहने वाली अनुष्का सोन ने फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब यह देश की सबसे बड़ी ब्यूटी पेजेंट फेमिना मिस इंडिया 2026 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगी। अनुष्का की यह सफलता कई सालों की मेहनत और समर्पण का नतीजा है। उन्होंने बताया कि 11वीं कक्षा में स्कूल फेयरवेल के दौरान पहले बार रैंप वॉक किया था। वहीं से उसके मन में मिस इंडिया बनने का एक सपना जागा। दिलचस्प बात यह है कि अनुष्का एक एमबीबीएस स्टूडेंट है। उन्होंने 2 बार नीट परीक्षा पास की और पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग में भी खुद को साबित किया। अनुष्का अब भुवनेश्वर में होने वाले ग्रैंड फिनाले में हिस्सा लेंगी, जहां देश भर से चुनी गई प्रतिभागियों को 1 महीने की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद KIIT में फाइनल मुकाबला होगा। इस मंच से पहले भी ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन और मानुषी छिल्लर जैसी हस्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। अब अनुष्का भी इसी राह पर आगे बढ़ रही है। अनुष्का का कहना है कि अगर आप अपने सपनों को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। उनका लक्ष्य अब मिस इंडिया का ताज जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करना है। भिलाई नगर निगम के बजट सत्र में आज उस वक्त राजनीतिक तापमान चरम पर पहुंच गया जब करीब 800 करोड़ रुपए के लाभ का बजट पेश किया गया। इस दौरान विपक्षी पार्षदों ने 4 साल के भ्रष्टाचार को लेकर जमकर विरोध जताया। भिलाई नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में निगम महापौर नीरज पाल बजट का सूटकेस लेकर सदन में पहुंचे, लेकिन इसी के साथ विपक्ष ने भी प्रतीकात्मक अंदाज में भ्रष्टाचार का सूटकेस लहराकर विरोध दर्ज किया। विपक्ष ने बीते 4 वर्षों में कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सदन में जमकर हंगामा किया और पेश किए गए अनुमानित बजट पर सवालों की झड़ी लगा दी। हंगामे के बीच बजट को अव्यावहारिक बताते हुए विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बार बार बाधित होती रही। कुल मिलाकर विकास के दावों और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच भिलाई नगर निगम का बजट सत्र राजनीतिक टकराव का अखाड़ा बनकर रह गया। देखिए, लाभ का बजट इसमें ये होता है, लाभ के बजट का तात्पर्य क्या होता है पहले ये समझने की आवश्यकता। लाभ का बजट मतलब हमने नगर निगम की आवक को कितना बचाया और अपने कोष में कितने धन को एकत्रित किया। लाभ का बजट ये नहीं होता कि हमने अपनी संपत्ति को बेचा और उस राशि को हम लाभ के बजट में दिखा रहे हैं। पहले तो ये समझने की आवश्यकता है। दूसरा चीज, हेड को बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। हेड आपको राज्य शासन ने जो हेड बना के दिए या नगर निगम जो हेड को बनाया, उस अलग अलग हेड में अलग अलग राशि जमा होती है। उसको पूरा आपको ऑडिट रिपोर्ट होती है सालाना। उस ऑडिट रिपोर्ट को आपको ऑडिटर आता है, आपके पूरे प्रकरण को ऑडिट करता है और ऑडिट रिपोर्ट देता है। उसमें आपत्तियां होती है, उस आपत्तियों का निराकरण किए बिना आप उस फाइल को आगे नहीं बढ़ा सकते। इन्होंने अलग अलग हेड का पैसा उठा करके अलग अलग मदों में डाल करके और ठेकेदारों का भुगतान कर दिया। ठेकेदार के भुगतान करने की आपको इतनी हड़बड़ी क्या है कि आपने हेड का परिवर्तन कर दिया या हेड के पैसे को उठा के दूसरे हेड में डाल करके भुगतान कर दिया। ये अधिकार किसी के पास है ही नहीं। जो नीलामी के माध्यम से जो नगर निगम के प्लॉट की बिक्री हुई, उसमें राज्य शासन का एक आदेश था। उस राज्य शासन के आदेश में 4थी कंडिका में लिखा है कि उसका अनुपातिक राशि जो है आपको राज्य शासन को देनी है और कुछ राशि जो नगर निगम में रहेगी। अब वो जो नगर निगम में रहेगी, उस नगर निगम की राशि का क्या कार्य योजना बनाएंगे, इसको बनाने का काम किसका? सामान्य सभा का है। एक व्यक्ति थोड़ी इस नगर निगम का मालिक है। कोई भी एक व्यक्ति इस नगर निगम के संचालन के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार नहीं है। इस नगर निगम के लिए या किसी भी नगर निगम के लिए वहां की सामान्य सभा जिम्मेदार है। सामान्य सभा के बगैर, सामान्य सभा के बिना अनुमति के आप कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, जिसका अधिकार आपको राज्य शासन ने या नगर निगम अधिनियम की 1956 की किताब जो लॉ की बुक हमको दी गई है उसके तहत अगर आपको नहीं ये आदेशित नहीं करता है तो। मोबाइल नंबर, मेरा बोलने का मकसद ये था कि कुछ अधिकारी जो है वो ठेकेदारों से मोटा कमीशन ले रहे हैं। मोटा कमीशन लेकर के दूसरे हेड का पैसा दूसरे हेड में डाल करके उनका भुगतान कर रहे हैं। अगर आपने हेड में परिवर्तन करते या हेड की राशि को दूसरे हेड में डाल के भुगतान किया है तो ये अपने आप में आर्थिक अपराध के मामले को उजागर करता है और इसमें बिल्कुल कार्रवाई होगी। इसमें कार्रवाई की आज हम लोग सदन के माध्यम से आज जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये पूरा काम जो है
वो स्थानीय सरकार का है, महापौर का है, महापौर परिषद का है, क्योंकि सरकार उनको चलानी है। हम विपक्ष में बैठे हुए पार्षद हैं। जब हमारा काम ये है कि जब रेलगाड़ी पटरी से आए बाएं चलेगी तो उसको हमको बताना कि आपकी पटरी लाइन पे नहीं चल रही है, पर सरकार चलाने का काम महापौर और महापौर परिषद का है। अगर अधिकारियों की संलिप्तता है स्थानीय सरकार के साथ तो वो भी दोषी हैं, और अगर उनके जानकारी के अभाव में अधिकारी अगर ऐसा कर रहे हैं तो भी ये स्पष्ट है कि फिर वो सरकार चलाने के लायक नहीं है। तो दोनों ही स्थितियों में महापौर और महापौर की परिषद जो है वो शून्य है, उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं हुआ। और 4 साल का अवसर हमने उनको इसलिए दिया था कि सरकार का कार्यकाल 5 साल का होता है, क्योंकि अंतिम इस वर्ष का बजट है। तो इस बजट में आपने क्योंकि इसके बाद कोई बजट की बैठक है नहीं, अब जो आप कर रहे हो इसी बजट में कर रहे हो। इस बजट के पूरे आंकड़े हमारे पास नहीं है, मतलब ये बजट शून्य है, इसके कोई भी आंकड़े आपके आय व्यय के जो है वो मूल रूप से वास्तविक नहीं है। तो इसलिए इस बजट पर चर्चा नहीं तब तक नहीं हो सकती जब तक वो डॉक्यूमेंट पूरे आएंगे नहीं, और डॉक्यूमेंट वो लोग इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलत किया है। तो आज जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ आज सामान्य सभा से आज बजट की बैठक में उसके खिलाफ बिल्कुल प्रस्ताव लाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैंने शिक्षा उपकर से संबंधित आय व्यय का ब्यौरा मांगा है, फ्री होल्ड से संबंधित आय व्यय का ब्यौरा मांगा है, पूरी इनकी जो पुरानी ऑडिट रिपोर्ट है जो शासन ऑडिट कराता है उस ऑडिट रिपोर्ट को मांगा है। सारी चीजें उसमें स्पष्ट हो जाएंगी बजट में कहां कहां क्या क्या गोलमाल हुआ है। देखिए, सन 2022 से इस नगर निगम के महापौर के द्वारा सन 712 करोड़ रुपए का बजट पेश किए थे, अनुमानित बजट, और जब वो वास्तविक आता है तो 413 करोड़ रुपए का वास्तविक आता है। इस शहर सरकार के महापौर को नगर निगम अधिनियम 1956 की जानकारी या तो नहीं है या तो जानकारी लेना नहीं चाहते। किसी भी प्रकार के अनुमान को 10 करोड़ 5 करोड़ समझ में आता है, 300 करोड़ रुपए का अनुमान 2022-23 में आप 700 करोड़ से फिर आकर के नीचे 600 करोड़ समथिंग का आपने बजट किया, और आज 800 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया। इस शहर के अंदर में आप किस प्रकार का बजट पेश करना चाहते हो कि नगर के लोगों को आपने क्या सुविधा दे दी? पूरे 14 नगर निगम में एक ऐसा अभिशापित नगर निगम ये है भिलाई, जिसमें आप पेनल चार्ज लेते हो। अगर कोई संपत्ति कर नहीं पटाता तो आप 1000 रुपये उसके अर्थदंड लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको तो टैक्स देना नहीं है। भिलाई के 1,04,000 लोग जो समय पर टैक्स नहीं पटा पाता है तो 14% अधिभार और 1% 10,000 रुपये आपका पेनल चार्ज देते हैं। आज नगर निगम में हमने भ्रष्टाचार का बजट लेके आया था कि 4 साल में इन्होंने भ्रष्टाचार किया कैसे। नगर निगम के मद का उपयोग इन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मद का जो SLRM सेंटर है, SLRM सेंटर पूरे भारत में लॉकडाउन था 2021-22 में। इन्होंने महापौर बनते ही 15 फरवरी 2022 को एक संकल्प पारित करते हैं और एक संस्था को निगम मद से भुगतान कर देते हैं। एक बार तो हो गया निगम मद का भुगतान, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में आप निगम मद कैसे कर सकते हो? निरंतर देखने से, पूरी फाइल पढ़ने से समझ में आया कि इन्होंने तो 65 करोड़ रुपए का निगम मद से भुगतान कर दिया है। और खाद तो ऐसा लगता है कि एक SLRM सेंटर 66 टन खाद एक महीने में बनाती है, तो एक महीने के अंदर में लगभग 600 टन खाद बनता है। वो खाद गया कहाँ? यहाँ के अधिकारी बताएं, यहाँ के नेता सरकार बताएं। और रही बात संपत्ति कर मामले को लेकर के, और पेवर ब्लॉक का भ्रष्टाचार, डामरीकरण का भ्रष्टाचार, वृक्षारोपण में भ्रष्टाचार, नगर निगम के जो प्लॉट बेचे गए, जो आज यहाँ के सरकार के मुखिया अपने नजदीकी लोगों को ये प्लॉट का फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने ऑनलाइन टेंडरिंग करवाई और अपने लोगों को, खास लोगों को पूरा मीना बाजार मैदान बेच दिए, पूरे शहर के खाली रिक्त प्लॉट बेच दिए। और नगर निगम के खाते में आया कितना पैसा? 53 करोड़ रुपया। बाकी पैसा कहाँ गया? कौन है वो रिश्तेदार, कौन है, लोग बताए आकर के। और जब इस पूरे मामले को लेकर के भ्रष्टाचार में आज विपक्ष भ्रष्टाचार 4 साल भ्रष्टाचार बेमिसाल को लेकर के आए, तो आज यहाँ के महापौर अपने साथियों के साथ में हंगामा करने का काम करते हैं। जिस प्रकार से हर बार किए, आप चोरी करो, आप डकैती करो, आप भ्रष्टाचार करो और राज्य सरकार आपका जांच करेगी। विपक्ष इतना सक्षम है कि EOW से लेकर के CBI से लेकर के तमाम प्रकार की जांच कराने के लिए विपक्ष सक्षम है और वो कराएगा। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स 2026 के तहत तैराकी स्पर्धाओं में रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया। 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक के फाइनल में खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम 2026 के तहत तैराकी प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक के पुरुष और महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले बेहद रोमांचक रहे। फाइनल में अलग अलग राज्यों के तैराकों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिसमें कर्नाटक, ओडिशा, असम, महाराष्ट्र, मेघालय और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
छत्तीसगढ़ के तैराकों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 सिल्वर मेडल अपने नाम किए। निखिल और अनुष्का ने राज्य को पदक दिलाकर गौरव बढ़ाया। वहीं गोल्ड मेडल कर्नाटक और उड़ीसा के खिलाड़ियों ने जीते। उद्घाटन समारोह के केंद्रीय मुख्य मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। यह प्रतियोगिता 3 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें कुल 7 खेलों का आयोजन किया जा रहा है। कुश्ती और मलखंभ अंबिकापुर में, जबकि एथलेटिक्स जगदलपुर में आयोजित होगी। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के लगभग 180 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। यह आयोजन राज्य के खिलाड़ियों के लिए नई ऊर्जा और बेहतर भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में एक बार फिर कानूनी हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट में इस केस की दोबारा सुनवाई शुरू हो गई है और अब 1 अप्रैल को इस मामले में अहम सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ के चर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब यह मामला दोबारा हाई कोर्ट में खुल गया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई, जहां 1 अप्रैल को अंतिम बहस की तारीख तय की गई है। इससे पहले हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने दोषियों की अपील खारिज करते हुए उम्र कैद की सजा बरकरार रखी थी, लेकिन सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिर से हाई कोर्ट भेज दिया ताकि इस केस की मेरिट पर विस्तृत सुनवाई हो सके। इस मामले में सीबीआई जांच के दौरान अमित जोगी समेत लोगों पर साजिश और हत्या के आरोप लगे थे। हालांकि सबूतों के अभाव में उन्हें पहले बरी कर दिया गया था। अब केस दोबारा खुलने के बाद कानूनी जानकारों का मानना है कि उन्हें फिर से जमानत लेनी पड़ सकती है। 4 जून 2003 को एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 31 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें से अधिकांश को सजा हो चुकी है। अब इस हाई प्रोफाइल केस की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी, जहां सीबीआई, राज्य सरकार, अमित जोगी और पीड़ित पक्ष अपने अपने तर्क रखेंगे। आज अमित जोगी वापस अभियुक्त हो गए ऑफिशियली जी, और उनको बेल लेनी पड़ेगी। तब ने ये उनके वकील थे वहाँ पे शैलेंद्र शुक्ला जी, तो उनको कहा कि आप बेल फर्निश करा। छत्तीसगढ़ से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। 2 अलग अलग जिलों में बच्चों की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया और एक ओर बिलासपुर में किशोर की लाश पेड़ पर मिली, तो वहीं सक्ती में मासूम बच्ची बाथरूम में मृत पाई गई। छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग मामलों में बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। पहला मामला बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां 16 साल के अरविंद पटेल का शव घर के आंगन में पेड़ पर लटका मिला। परिजनों के मुताबिक अरविंद पिछले कुछ समय से गलत संगत में पड़ गया था और नशे की लत का शिकार हो चुका था। पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लग रहा था। बताया जा रहा है कि कई दिनों से घर से गायब था और 24 मार्च की रात अचानक घर लौटा, लेकिन परिजनों को इनकी भनक तक नहीं लगी। अगले दिन सुबह उनका शव पेड़ पर लटका मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं दूसरा मामला सक्ती जिले के जैजेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जुनवानी का है, जहां 10 साल की बच्ची ललिता महंत का शव घर के बाथरूम में गमछे के सहारे लटका मिला। परिजनों ने दरवाजा तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में खेल के दौरान हादसे की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं कई गंभीर सवाल खड़े कर सकती है। फिलहाल दोनों मामलों में पुलिस जांच जारी है। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी भर्ती 2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चयनित उम्मीदवारों को अब ज्वाइनिंग देनी होगी। राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती 2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। इस फैसले के बाद अब चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देना राज्य सरकार के लिए अनिवार्य हो गया है। दरअसल भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद सरकार ने सीबीआई जांच का हवाला देते हुए नियुक्ति रोक दी थी। चयनित अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि उनका चयन मेरिट के आधार पर हुआ है और उनके खिलाफ कोई जांच या केस दर्ज नहीं है। हाई कोर्ट ने सभी राज्य सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए नियुक्ति के आदेश दिया है। इसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। राज्य सरकार की ओर से तुषार मेहता और अपूर्व कुरूप ने दलील दी थी कि सीबीआई जांच पूरी होने तक नियुक्ति रोकी जाए। वहीं अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि चार्जशीट में केवल कुछ नाम ही शामिल हैं और कई अभ्यर्थियों को पहले ज्वाइनिंग दी जा चुकी है। आपको बता दें कि सीजीपीएससी 2021 भर्ती में कुल 171 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएमपी समेत कई राजपत्रित पद शामिल थे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाकी बचे उम्मीदवार को भी जल्द नियुक्ति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में एक जहाज को रोक दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 26वां दिन है। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक जहाज को होर्मुज स्ट्रेट पार करने से रोक दिया। IRGC के नेवी कमांडर अली रेजा तंगसीरी के अनुसार सेलेन नाम के इस जहाज के पास आवश्यक अनुमति नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाज़ों को पहले ईरानी अधिकारियों से इजाज़त लेनी होगी। यह जहाज कराची की ओर जा रहा था। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियानी से बातचीत कर तनाव कम करने की कोशिश की है। इस बीच भारत के लिए राहत की खबर यह है कि अब तक 5 भारतीय LPG और तेल टैंकर सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं, जिसमें जग बसंत, पाइन गैस, शिवालिक, नंदा देवी और जग लाडली शामिल है। होर्मुज स्ट्रेट को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में माना जाता है। ऐसे में इस तरह की घटनाओं ने वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। खबरों में आज यहीं तक। देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। नमस्कार। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।